मॉर्निंग बच्चों, कल हमने आर्थिक उपलब्धियों के सूचक के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने यह पढ़ा था कि भारत में अलग अलग तरह के राज्य हैं। जो भी राज्य हैं उन राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे कितने कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, उसके विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्वस्थ जीवन के सूचक। रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और दीर्घ आयु एक स्वस्थ जीवन का सूचक होता है। शिशुओं में मृत्यु दर, महिलाओं में प्रजनन के समय मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा एक स्वस्थ और लंबे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण माप हैं। भारत सरकार ने देश में प्रदूषण रहित बनाने के विचार से स्वस्थ भारत अभियान चलाया। कुछ स्वास्थ्य सूचकों के क्षेत्र में भारत में सराहनीय कार्य हुआ, जैसे मृत्यु दर 1951 में 25.1% थी, जो 2015 में 6.5 प्रति हज़ार हो गई। इसके अलावा शिशु में मृत्यु दर 148 प्रति हज़ार से अब 37 प्रति हज़ार रह गई। पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 37.1 वर्ष से लेकर 66.9 वर्ष तक रह गई। अब स्त्रियों के लिए यही जीवन प्रत्याशा 36.2 वर्ष से 70 वर्ष तक वृद्धि हुई है। जीवन प्रत्याशा का मतलब है स्वस्थ जीवन जीने के लिए दीर्घायु, जो अब धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि भारत के अंदर आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण साइंस ने, विज्ञान ने जो प्रगति की है, उससे नई नई तरह की दवाइयाँ बन गई हैं, जिससे मनुष्य को रोग और पीड़ा से मुक्ति मिली है। इससे मनुष्य की आयु दीर्घ हो गई है और उसे पर्याप्त भोजन भी मिला है, उसके पोषण का भी ध्यान रखा जाता है और उसे स्वास्थ्य सेवाएं भी मिली हैं, जिसके साथ वो अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना रहा है और रोग मुक्त बना रहा है। भारत में केरल को छोड़कर सभी राज्यों में लिंग अनुपात घट रहा है। ये भी एक चिंता का विषय है। पंजाब और हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों में 850 से भी कम स्त्रियां हैं। लिंग अनुपात का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष के अनुपात को कहते हैं लिंग अनुपात। इस तरह से धीरे धीरे जो भारत के अंदर स्त्रियों की संख्या कम हो रही है, वो एक चिंता का विषय बन गया है। वैसे हमारे यहाँ पर स्वस्थ जीवन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। भारत सरकार की तरफ से भी प्रदूषण को कंट्रोल कर दिया गया है काफ़ी, और इसके साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान चलाकर आसपास गंदगी और कूड़े करकट को भी दूर किया जा रहा है, जिससे बीमारियां कम फैल रही हैं और मानव को स्वच्छ रखा जा रहा है। स्वच्छ भारत के अंदर रहने वाला स्वच्छ मानव बहुत ही ज़्यादा रोग मुक्त हो चुका है। और इसके साथ जो साक्षरता दर है भारत के अंदर, साक्षरता दर, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए, ये आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं। इस आंकड़े में भारत में हर राज्य में साक्षरता दर के बारे में बताया है कि कितनी कुल साक्षरता है, और इनके साथ साथ स्त्रियों की साक्षरता के बारे में बताया है कि भारत में अगर कुल साक्षरता 74.04 है तो उसमें स्त्रियों की साक्षरता 65.46 है। और इसके साथ अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता बताई गई है और साथ साथ स्त्रियों की साक्षरता भी बताई गई है। इनके साथ हमें ये पता चल रहा है जहाँ पर स्त्री में साक्षरता है ज़्यादा है, जितनी कुल जनसंख्या की साक्षरता है उसमें स्त्रियों की साक्षरता में बहुत कम अंतर है। वो जो राज्य हैं वो मानव विकास में आगे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग राज्य दिए हैं, जिसमें केरल भी दिया है। अब केरल की जनसंख्या को हम देख सकते हैं। केरल की जनसंख्या ये है 93.91। ये जनसंख्या है जो कुल साक्षर है, और इसमें स्त्रियों की संख्या कितनी है साक्षरता दर वाली? 91.98 ये कुल साक्षरता है। और ये केरल आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। केरल में जो साक्षरता है वो 93.91 और स्त्रियों की 91.98।
इससे हमें ये पता चलता है जितनी कुल साक्षरता है देश में, उसमें स्त्रियों की साक्षरता लगभग बराबर है। जितने कुल पढ़े लिखों की संख्या है केरल राज्य में, उसमें स्त्रियां भी बराबर ही पढ़ी हुई हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसी वजह से जो केरल राज्य है वो मानव विकास में भी फर्स्ट क्रम में ही आता है, नंबर 1 पर ही आता है। और जैसे जैसे बिहार में आप देख सकते हैं सबसे कम साक्षरता है 63.82 और उसमें 53.33 जो स्त्रियों की साक्षरता है। 63.82 सबसे कम पूरे भारत में साक्षरता दर बिहार में है। और इसी कारण बिहार जो है वैसे भी मानव विकास में भी बहुत ही पीछे है। उसकी क्रम संख्या भी आप देख सकते हैं, अगली तालिका में ये भी दिखाई हुई है, जिसमें देखिए बिहार का जो ये सूचकांक है, इसमें इसका नंबर 21वां क्रम है, 21वें पोजीशन पर है बिहार। ये आप बिहार को देख सकते हैं, बिहार जो है वो 21वें पोजीशन पे है। उसके बाद उड़ीसा भी आता है 22वें नंबर पर और छत्तीसगढ़ भी आता है 23वें नंबर पर। और जो सबसे पहला नंबर है वो है केरल का, फिर दिल्ली का और हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब और उत्तर पूर्व असम से के अतिरिक्त उत्तर पूर्व के जो भाग हैं वो हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, हरियाणा है। ये इनके क्रम चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से क्रम चल रहे हैं। और ये जो क्रम संख्या है ये नीचे जब देखेंगे आप, ये देखिए आंध्र प्रदेश 15वें नंबर पर है, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 18 नंबर पर है और झारखंड 19, मध्य प्रदेश 20 में है। यहाँ पर ये जो क्रम संख्या है ये आगे आगे इनकी बढ़ती जा रही है। इस तरह से ये जो क्रम आप देख रहे हैं ये क्रम जो है मानव विकास का है। ये क्रम दिया गया है उसके अनुसार साक्षरता जो है, हमने आपको सूचकांक बताए हैं, स्वस्थ जीवन का सूचकांक बताया है, आर्थिक उपलब्धियों के सूचक बताए हैं। इन सूचकों के आधार पर जो है यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है UNDP के प्रोग्राम के अंतर्गत ये जो सूचक दिए गए हैं उसके अनुसार मानव विकास के बारे में बताया गया कि मानव का विकास कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, अलग अलग राज्यों में बताया गया है। और आपको पता है भारत का भी अन्य देशों के अनुसार हमारा 131वां नंबर है, कुल 188 राज्य हैं और ये जो सूचकांक के आधार पर ही निकाला गया है। इसी तरह से भारत के अंदर अलग अलग राज्यों का भी निकाला है जिसकी तालिका ये दी हुई है। ये जो मानव विकास होता है ये आर्थिक जीवन से भी संबंधित है, स्वस्थ जीवन से भी संबंधित है, शिक्षा के साथ भी इसका संबंध है। पहले हमने साक्षरता देखी है, उसके बाद हमने सूचक के आधार पर ये भी देखा है कि कैसे क्रम आया है। तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पर साक्षरता ज़्यादा है, लिंग अनुपात ठीक है, स्त्री और पुरुषों को समान माना गया है, जीवन के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखा जा रहा है, वहाँ पर मानव विकास भी ज़्यादा है। इसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक भी होते हैं। भूख, गरीबी, दास्ता, अज्ञानता, निरक्षरता और बंधुआकरण से मुक्ति ही मानव जीवन की कुंजी है। विकास मुक्ति है, विकास का मतलब है मुक्ति, मतलब मनुष्य को अपने लिए विकल्प चुनने की पूरी शक्ति मिलना, उसे खुद को एक शक्ति आना उसके अंदर ताकि वो अपने विकल्पों को चुन सके। भारत में जो साक्षरता है वो उस साक्षरता से मनुष्य अपने लिए विकल्प चुन सकता है। वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने समानार्थी और विकल्पों के लिए को प्रयोग करने में सशक्त और प्रतिभागिता करें। मतलब मनुष्य के अंदर वो शक्ति हो जिससे वो अपने लिए अपने ज़रूरत के हिसाब से विकल्प चुन सके। वो तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर साक्षरता हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, तभी वो विकास भी कर सकता है। ठीक है, ये अलग अलग तरह के आपके सामने
इसके अलावा जो भारत के अंदर राज्य के अनुसार जो मैंने आपको साक्षरता बताई है, इसके साथ साथ स्थानिक विभिन्नता भी पाई जाती है। स्थानिक विभिन्नता मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे और नगरीय क्षेत्रों में रह रहे लोग होते हैं, उनमें भी अलग अलग तरह की साक्षरता पाई जाती है। ग्रामीण जनसंख्या जो है कम साक्षर होती है। इसके अलावा स्त्रियां, अनुसूचित जनजातियां, जातियां, कृषि मजदूर जैसे हमारे समाज में साक्षरता का जो प्रतिशत है उनमें कम है। इस तरह से जो साक्षरता है क्षेत्रीय भिन्नता भी है और स्थानिक विभिन्नता भी पाई जाती है। इसके अंदर भारत में मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत का जो 188वें देशों में 131वां स्थान है। इसके अलावा भारत में कोटिक्रम जो बनाया गया है राज्यों का, उसमें केरल सबसे ऊपर है। वो मैं आपको वो चार्ट दिखा चुकी हूँ। वो तालिका 3.4 है जिसके अंदर हमने ये सारा देखा है कि किस तरह से जो राज्य हैं वो अलग अलग हैं। ऐसे हालातों के लिए अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी होते हैं। केरल के मानव विकास सूचकांक का उत्तम मूल्य इसके द्वारा 60% के आसपास साक्षरता को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रभावी कार्यशीलता के कारण है। एक अलग दृश्य में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच में कम अंतर पाया जाता है। शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचक का एक सार्थक प्रभाव डालता है। आर्थिक दृष्टि से विकसित महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्य मानव विकास सूचकांक का मूल्य असम, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में तुलना से ऊंचा है, क्योंकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब एवं हरियाणा ये राज्य जो है इनका मानव विकास का मूल्य इसलिए ऊंचा है क्योंकि ये विकसित राज्य हैं। यहाँ पर आर्थिक विकास ज़्यादा है। इस वजह से असम, बिहार, मध्य प्रदेश जो है ये मानव विकास में नीचे हैं। और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा क्यों ऊंचे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये विकसित राज्य हैं और विकसित राज्यों में जो मानव विकास है वो ज़्यादा है, आर्थिक विकास ज़्यादा है, इस वजह से ये आगे हैं। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया है कि भारत में जो आर्थिक विकास भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ जनसंख्या, पर्यावरण और विकास, जनसंख्या के साथ पर्यावरण का संबंध और तब फिर विकास भी होता है। अगर जनसंख्या ज़्यादा है और संसाधन कम है, संसाधन और जनसंख्या में संतुलन नहीं है तो विकास नहीं हो सकता। इसके बारे में अलग अलग तरह के जो आपके सामने विचार रखे गए हैं, जिसमें से एक नव माल्थसवादी हैं जिन्होंने पर्यावरणवादी, अमूलवादी, पारिस्थितिकीवादियों द्वारा व्यक्त विचार है। उनका विश्वास है कि एक प्रसन्नचित्त एवं शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या और संसाधन के बीच उचित संतुलन एक आवश्यक दशा है। इन विचारों के अनुसार जनसंख्या और संसाधनों के बीच का अंतर 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ा है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के बाद देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ, जिसके साथ संसाधन कम रह गए और जनसंख्या बढ़ गई। विगत 300 वर्षों में विश्व के संसाधनों में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, जबकि मानव जनसंख्या में विपुल वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। विकास ने केवल विश्व की सीमित संसाधनों की बहुविध प्रयोग को बढ़ाने में योगदान दिया है, पर उसी तरह उन्होंने जबकि संसाधनों की मांग में अतिशय वृद्धि हुई है। इस प्रकार विकास के किसी भी क्रियाकलाप के समक्ष परम कार्य जनसंख्या और संसाधन के बीच में समता बनाए रखना है। हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ रही है, पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, भारत में भी जनसंख्या बढ़ रही है। इसके साथ क्या हो रहा है, जो जनसंख्या के साथ असंतुलन हो रहा है संसाधनों का, संसाधन कम पड़ रहे हैं और संसाधनों की मांग बढ़ रही है। जनसंख्या अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है, जिसके साथ बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो बेरोज़गार है, जिसका जीवन भी स्वस्थ नहीं है, उसको स्वास्थ्य वाली सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही, पोषण नहीं मिल पा रहा, चिकित्सा के सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, शिक्षा नहीं मिल पा रही, जिसके साथ विकास, मानव विकास नहीं हो पा रहा। सर रॉबर्ट माल्थस मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता व्यक्त करने वाले पहले विद्वान थे। प्रत्यक्ष रूप से
यह विचार तर्क संगत और विश्वासप्रद लगता है, परंतु यदि विवेचनात्मक ढंग से देखा जाए तो इसमें कुछ अनिहित दोष है। जैसे संसाधन एक तटस्थ बने नहीं रहते। संसाधनों की उपलब्धता का ना होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक वितरण। संसाधन तो होते ही हैं, उन्होंने कहा है, लेकिन इसका जो सामाजिक वितरण है वो असमान है, वो सब तरफ इक्वल नहीं है। किसी जगह पर संसाधन ज़्यादा मिलते हैं, कहीं कहीं संसाधन कम मिलते हैं। लोगों के अंदर जो वितरण हो रहा है संसाधनों का, वो असमान रूप से वितरित किया जा रहा है और इस वजह से समृद्ध देशों और लोगों को संसाधन विशाल भंडार में मिल रहे हैं, जबकि निर्धनों के लिए संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं। जो लोग और देश समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं, जिनके पास पैसे हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर तो संसाधनों का विशाल भंडार है, लेकिन जो निर्धन हैं वहाँ पर संसाधन नहीं पहुँच पा रहे। इसके अतिरिक्त शक्तिशाली लोगों द्वारा अधिक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए किए गए अनंत प्रयत्नों और उनका अपनी असाधारण विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करना ही जनसंख्या, संसाधन और विकास के बीच में संघर्ष का प्रमुख कारण है। भारतीय संस्कृति में भी महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि औद्योगिकरण द्वारा नैतिकता, आध्यात्मिकता, अहिंसा और पारस्परिक सहयोग और वातावरण के ह्रास किया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, मानव के अंदर विचार, व्यक्तिगत मित्रता, सामाजिक धन की न्यायसाध्यता, अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन का उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। मानव के अंदर जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, इन चीज़ों के साथ उसके साथ मानव का विकास भी नहीं हो रहा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है औद्योगिकरण के साथ। इस वजह से मानव का भी विकास नहीं हो रहा। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा भी कहा गया है और इस तरह से हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा है कि किस तरह मानव का विकास मानव के स्वास्थ्य से, मानव की शिक्षा से, उसकी आर्थिक उपलब्धियों से और सामाजिक सशक्तिकरण के साथ मानव का विकास होता है। यही मानव के विकास के सूचक हैं और इन्हीं के आधार पर हमने भारत में और पूरे विश्व में मानव के विकास के बारे में पढ़ा है इस लेसन में। और मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हैं।